हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं व्हाट इफ स्टोरी का पार्ट 4 कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी को मैंने लिखा है, पर वीडियो में दिखाए गए इमेजेस मेरे नहीं है। ये सारी इमेजेस बस रेफरेंस के लिए है, ताकि आप लोगों को स्टोरी समझने में आसानी हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम यूनिवर्स 6 में होते हैं, जहाँ पर हम यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा को देखते हैं। चांपा इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। चांपा बोलता है कि क्या तुमने सुना वाडोस, ग्रैंड प्रीस्ट और ग्रैंड जेनो एक न्यू टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं और इस टूर्नामेंट में वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जिसे ग्रैंड जेनो सिलेक्ट करेंगे। इससे हमारा भी काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। हम उसी टीम के साथ जाने वाले हैं जिस टीम के साथ हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में गए थे, पर इस बार मुझे पावरफुल साइंस की जरूरत है। जवाब में वाडोस बोलती है कि ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है आपका। हम इस टूर्नामेंट में उसी टीम के साथ जा सकते हैं, पर आपको पावरफुल साइंस मिलेंगे कहाँ पर? जितना कि मुझे लगता है कि अभी हमारे यूनिवर्स में कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल साइंस नहीं मौजूद है जो कि सन गोकू और वेजिटा को हरा दे। और लास्ट टाइम आपने ये भी देखा था कि हमारे यूनिवर्सेस के ज़्यादातर वॉरियर यूनिवर्स 7 के वॉरियर से हार गए थे। तो आपका जो आइडिया है सेम टीम के साथ जाने का, वो आपको स्टेज 1 जीतने में ज़रूर मदद कर सकता है, पर जब आगे के राउंड्स आएंगे आपकी टीम दोबारा हार जाएगी। और इन सारी चीज़ों में आपकी ही गलती है। आपने हमारे यूनिवर्स के मोर्टेलिटी रेट को अच्छे से मेंटेन नहीं किया। मुझे लगता है कि आपको भी यूनिवर्स 7 के बीरस की तरह अपने प्लेनेट पर मॉर्टल्स को लाना चाहिए और उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते तो शायद आप इस वक्त इस टूर्नामेंट को जीत पाते। जवाब में चांपा बोलता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है और मैं किसी भी मॉडल को इस प्लेनेट पर लाकर ट्रेनिंग नहीं देना चाहता। हमारे यूनिवर्स के साइंस ने और वॉरियर्स ने काफ़ी अच्छा किया था, पर प्रॉब्लम यह था कि हमारे यूनिवर्स के वॉरियर के पावरफुल वर्जन यूनिवर्स 7 में मौजूद है। इसीलिए हमें इस बार सबसे पावरफुल साइंस को ढूंढना पड़ेगा। जवाब में वाडोस बोलती है कि आपको वो पावरफुल साइंस कहाँ पर मिलेगा। चांपा बोलता है कि हमें साइंस प्लेनेट सडाला पर जाना चाहिए, शायद वहाँ पर जाने से हमें कोई पावरफुल साइंस मिल जाए। वैसे भी मैं आज तक कभी भी किंग सडाला से मिला नहीं हूँ और ना ही कभी प्लेनेट सडाला पर गया हूँ, और जितना कि मुझे पता है कि बीरस ने भी इन साइंस को ऐसे ही ढूंढा था। शायद मेरे ऐसा करने से मुझे कोई पावरफुल साइंस वहाँ पर मिल जाए। वाडोस बोलती है कि आपका दिमाग वक्त के साथ तेज होता जा रहा है। आप प्लेनेट सडाला पर जाना चाहते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपको काफ़ी समय से कह रही हूँ कि यूनिवर्स का जायज़ा लेने के लिए आपको हर एक प्लेनेट पर जाना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स के हर एक प्लेनेट पर क्या चल रहा है, पर आपको सोने और खाने से फुर्सत कहाँ है। जवाब में चांपा बोलता है कि बस अब बातें बहुत हो चुकी है। प्लेनेट सडाला तक पहुँचने में हमें कितना समय लगेगा? वाडोस बोलती है कि प्लेनेट सडाला पर पहुँचने में हमें 35 मिनट्स लगेंगे। इस बात को सुनकर चांपा बोलते हैं कि क्या इतना समय लगेगा? पर इस बार मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम वहां पर जाएंगे। चांपा का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम देखते हैं कि वाडोस और चांपा एकदम से निकल जाते हैं प्लेनेट सडाला की तरफ। इसके बाद एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम यूनिवर्स 6 के एक और प्लेनेट को देखते हैं। ये प्लेनेट भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। इस प्लेनेट पर भी चारों तरफ हवाएं चल रही होती है। ये प्लेनेट नॉर्मल प्लेनेट से काफी ज्यादा ठंडा लग रहा होता है। ये प्लेनेट इतना ज्यादा ठंडा होता है कि हमें हर तरफ आइस के बड़े बड़े टुकड़े देखने मिल रहे होते हैं। पर तभी हमें इस प्लेनेट पर एक जाना माना स्पेसशिप दिखता है। हम देखते हैं कि ये स्पेसशिप एकदम से खुलने लग जाता है और उस स्पेसशिप से एक शख्स बाहर आता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें ये पता चलता है कि आखिर ये शख्स कौन है। ये शख्स काफ़ी हद तक फ्रीज़ा जैसा लग रहा होता है। ये फ्रीज़ा जैसा दिखने वाला शख्स इसी प्लेनेट पर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे ये शख्स आगे बढ़ता है वैसे वैसे इस शख्स को वहाँ पर एक दरवाज़ा दिखता है। एकदम से ये शख्स उस दरवाजे के बटन को प्रेस करता है, जिससे होता ये है कि वो दरवाज़ा एकदम से खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है हम अंदर काफ़ी सारे वॉरियर्स को देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग प्लेनेट के सोल्जर्स मौजूद होते हैं और सबने ही अपने आप के ऊपर स्काउटर लगा रखा होता है। ये सोल्जर्स वहाँ पर आए हुए उस शख्स को देखकर ज़रा सा भी हैरान नहीं होते। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि इन्हें पता होता है कि आखिर वो कौन है। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में उस शख्स का चेहरा भी रिवील हो जाता है। ये शख्स फ्रीज़ा नहीं होता,
बल्कि पिज़्ज़ा जैसा दिखने वाला ही होता है। ये होता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट काफ़ी तेज़ी से अंदर की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही फ्रॉस्ट अंदर की तरफ जाता है वो देखता है कि स्क्रीन पर उसी का वीडियो चल रहा है। वहाँ पर एक शख्स होता है जो कि बैठकर फ्रॉस्ट को ही देख रहा होता है। ये शख्स देख रहा होता है कि आखिर फ्रॉस्ट किस तरीके से टूर्नामेंट में हारा था और इसके नेक्स्ट पेजेस में इस शख्स का भी चेहरा रिवील हो जाता है। ये शख्स बिल्कुल ही फ्रॉस्ट की तरह ही दिखता है। देखने से ऐसा लगता है कि ये फ्रॉस्ट के फैमिली का ही कोई मेंबर होगा। ये शख्स एकदम से फ्रॉस्ट को देखकर वहाँ पर बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आखिर तुम इस तरीके से कैसे हार सकते हो? मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ पर नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से भी हार जाओगे। जवाब में फ्रॉस्ट बोलता है कि वो काफ़ी ताकतवर लोग थे। वो इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि मैं अपने फाइनल फॉर्म में भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। जवाब में वो शख्स बोलता है कि मुझे काफ़ी शर्म महसूस होती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। यूनिवर्स 6 वर्सेस यूनिवर्स 7 के टूर्नामेंट में तुम एक संयन से हार गए। तुम हारे ही नहीं बल्कि तुमने हमारा बिजनेस भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उस टूर्नामेंट से पहले सबको ये लगता था कि तुम अच्छा काम करते हो और तुम्हारी इसी रेपुटेशन के वजह से हमारा बिजनेस भी अच्छे से चल रहा था, पर टूर्नामेंट में किए गए तुम्हारे उस बेईमानी ने सब कुछ खत्म कर दिया। तुम सिर्फ इतने में ही नहीं रुके बल्कि तुम उस टूर्नामेंट में भी हार गए। आखिर तुम्हें उस टूर्नामेंट में किसने हराया? जवाब में फ्रॉस्ट बोलता है कि मुझे उस टूर्नामेंट पे यूनिवर्स 7 के एक वॉरियर ने हराया था जो कि हमारी ही तरह एक फ्रॉस्ट डीमन हुआ करता है। इस बात को सुनकर फ्रॉस्ट का भाई बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम अपने फाइनल फॉर्म में भी उसे नहीं हरा पाए? जबकि हम फ्रॉस्ट डीमन के पहले के कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस तो बिल्कुल ही सेम होते हैं। जवाब में फ्रॉस्ट बोलता है कि हाँ बिल्कुल, शुरू के ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरे और उसके बिल्कुल ही सेम थे, पर उसके पास एक और एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद था जिसके वजह से उसके बाकी के ट्रांसफॉर्मेशंस भी मेरे से ज़्यादा ताकतवर थे। तभी फ्रॉस्ट का भाई बोलता है कि किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन था उसके पास? फ्रॉस्ट बोलता है कि उसके पास एक गोल्डन ट्रांसफॉर्मेशन मौजूद था जिसमें उसका एनर्जी और उसके बॉडी का रंग बिल्कुल ही गोल्डन हो जाता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन में वो ट्रांसफॉर्म होते ही इतना ज़्यादा ताकतवर बन जाता है कि उसे कोई भी नहीं हरा सकता। मुझे तो लगता है कि उसे आप भी नहीं हरा सकते हो ब्लेड। जवाब में ब्लेड बोलता है कि क्या मैं भी नहीं हरा सकता? फ्रॉस्ट, अगर ये बात तुमने कुछ समय पहले कही होती तो तुम सही भी होते, पर तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से इन कॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को जानता हूँ। अगर हम ज़्यादा ताकतवर नहीं बन पाएंगे तो ये कॉड्स हमें कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। मैं इसी यूनिवर्स के एक अजीब से प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा था जहाँ पर समय अलग तरीके से चलता है। तुमने इस वक्त मुझसे ये कहा था कि वो गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो अब तो मुझे ज़रा ये बताना क्या वो गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म इस तरीके से होता है? ब्लेड के इतना बोलते हम देखते हैं कि ब्लेड एकदम से ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करने लग जाता है। ब्लेड की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। ब्लेड का पावर लेवल धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है जिसकी वजह से उसके सामने हर एक चीज चटकने लग जाती है। ब्लेड जैसे जैसे पावर अप कर रहा होता है वैसे वैसे उसके मसल्स और वेन्स बाहर आ रहे होते हैं। ब्लेड का शरीर भी लगातार बल्कि बनता जा रहा होता है। ब्लेड लगातार पावर अप करता जा रहा होता है। ब्लेड का ऑरा और एनर्जी लगातार बढ़ता जा रहा होता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि ब्लेड के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर आती है कि वो जगह ही चटकने लग जाती है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि ब्लेड एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्लेड की बॉडी काफ़ी ज़्यादा बल्कि लग रही होती है, पर जैसे हमें लगता है कि ब्लेड का ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो चुका है वैसे ही हम देखते हैं कि ब्लेड दोबारा पावर अप करने लग जाता है। इस बार ब्लेड और भी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से पावर अप कर रहा होता है। उसका पावर अप इतना ज़बरदस्त होता है कि वो बिल्डिंग ही आधी टूट जाती है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्लेड के ट्रांसफॉर्म होते ही वो बिल्डिंग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर रहने वाले कई सारे सोल्जर्स भी मारे जाते हैं, पर फ्रॉस्ट ने अपने आप को काफ़ी मुश्किल से बचा रखा होता है। पर ब्लेड के ट्रांसफॉर्म होते ही ब्लेड किसी वजह से एकदम से आसमान की तरफ जाने लग जाता है। ब्लेड आसमान में काफ़ी दूर पहुँच गया रहता है। ऑलमोस्ट ब्लेड प्लेनेट के बाहर ही पहुँच जाता है। ब्लेड के इतना करते ब्लेड दोबारा पावर अप करने लग जाता है।
ब्लेड इस वक्त जबरदस्त तरीके से पावर अप कर रहा होता है। एक बार फिर ब्लेड को पता था कि उसके पावर अप से पूरा प्लेनेट ही खत्म हो सकता है। इसके वजह से ब्लेड आसमान में पावर अप करता है। ब्लेड के ट्रांसफॉर्म होते ही ब्लेड के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी रिलीज होती है, जिसके वजह से हमें कुछ देर के लिए वहां पर कुछ भी नहीं दिखता। और इसके नेक्स्ट पेजेस में जैसे ही धूल और धुआं हटता है, हमें दिखता है कि ब्लेड पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। ब्लेड एक बिल्कुल ही अलग तरीके के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। ब्लेड बोलता है कि फ्रॉस्ट, क्या तुमने इस चीज को देखा? गिजा की तरह हम देखते हैं कि ब्लेड के पास भी गोल्डन रंग आ चुका होता है। ब्लेड की इस ताकत को देखकर फ्रॉस्ट बोलता है कि बहुत अच्छे, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आपने इस तरीके के पावर को गेन कर लिया है। तभी ब्लेड बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है फ्रॉस्ट। ब्लेड के इतना बोलते ब्लेड अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मेरे पास एक और फॉर्म मौजूद है। अगर मैं इस वक्त उसे ये दिखाता हूँ तो ये प्लेनेट ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और ब्लेड के इसी सेंटेंस के साथ ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।